देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, साथ में जुड़ने वाले पैनलिस्ट का और पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है भारतीय टेलीविजन पर, जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही पब्लिक के मंच के जरिए सीधे अपने घरों से जुड़ के बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज बता दूं पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रशांत पांडे प्रयागराज से, हमारे साथ श्वेता सिंह गाजियाबाद से जुड़ेंगी, हमारे साथ अमन मिश्रा दिल्ली से जुड़ेंगे, हमारे साथ मनीषा दिल्ली से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं किस विषय को आपने बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज बहस का मुद्दा है संसद सत्र और कृषि कानून। कृषि कानून वापस, हंगामा जारी, कैसे चलेगा संसद का सत्र। 70% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ध्वनिमत से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया। इसके बाद अब ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और महामहिम जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो तीनों कृषि कानून, जिन्हें किसान काले कानून कह रहे थे, वो वापस हो जाएंगे। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है किसानों के मांग पर। किसानों का आंदोलन 1 साल से चल रहा था। क्या इसके बाद सरकार के ऊपर चल रहा राजनीतिक संकट के बादल छट जाएंगे? क्या संसद का सत्र इसके बावजूद भी चल पाएगा? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन कृषि कानून की वापसी को बड़ा मुद्दा बनाकर अपने पक्ष में भुना पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे। ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। शीतकालीन सत्र का पहला दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से कि माननीय सांसद सत्र चलने की स्पिरिट दिखाएं। इस बीच संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर अड़ गया। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। विपक्ष के रवैये से साफ है कि शीतकालीन सत्र में ठंडक की बजाय गर्माहट ही नजर आएगी। कानून का मतलब तो यही है कि आप पार्लियामेंट में लाओ, उस पर डिस्कशन करो, फिर पारित करो। ये किसी तरीके से डिस्कशन नहीं चाहते। हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। ये सरकार को समझने की जरूरत है कि जब जब इन्होंने डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने की कोशिश की है, स्कटल करने की कोशिश की है, इनको अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि अभी एक स्पेशल बिल पास कराना चाहिए कि पार्लियामेंट के सुरक्षा के लिए बिल। दूसरी ओर संसद के बाहर किसान नेता राकेश टिकैत ने तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। कुछ मामले सरकार मान लेगी, ये धरना खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बन जाएगी जो टाइम पे वो कमेटी इशू पर बातचीत करती रहेगी भारत सरकार से। इस बीच मॉनसून सत्र में 11 अगस्त 2021 की घटना पर कार्रवाई करते हुए 12 सांसदों को निलंबित किया गया। देश की बहस में चर्चा है कि शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही शोर शराबे ने सत्र में सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी रखने की ओर इशारा किया है। सवाल है कि क्या इस बार भी काम से ज्यादा शोर होगा? और आपको पता है देश की बहस में हम एक सवाल देते हैं जो देश की बहस का सवाल होता है और कार्यक्रम के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय बताते हैं। सवाल है, हंगामे के चलते क्या सांसदों के निलंबन की कार्रवाई सही है? 12 सांसदों का निलंबन किया गया था और यह हंगामा मॉनसून सत्र में हुआ था। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। शो के दौरान आप अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे
अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र आशुतोष जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी निशांत राय के पास चलूंगा, वहां पर जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वहां से बड़ी खबर आई है। पंजाब से जुड़े कई किसान संगठनों ने कहा है कि अब इस धरने को या इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखने का औचित्य नहीं है। निशांत, क्या कहते हैं ये तमाम संगठन जो पंजाब से आए हैं, और राकेश टिकैत क्या कहते हैं? देखिए, अगर पंजाब के संगठनों की बात करें तो 32 किसान संगठनों ने मिलकर सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकार कृषि कानून को एमएसपी को गारंटी देती है और इसके अलावा जिन किसानों ने जान गंवाई है उनको मुआवजा मिलता है और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाता है, तो हम जल्द ही बड़ा फैसला ले लेंगे। यानी कि सीधे तौर पर किसान संगठन इस धरने को खत्म करने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर एमएसपी पर गारंटी कानून की बात की है, जो कि अभी इस पर चर्चा चल रही है। और बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत भी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर जो कानून है वो बनाया जाना चाहिए और उस कानून की मांग है। लेकिन जो बैठक 4 तारीख को होनी थी, अब वो बैठक पहले हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद किसानों की तरफ से जिस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें आज देर शाम को निकल कर आई हैं, उसका नतीजे जो है वो कल तक देखने को मिले, क्योंकि किसान संगठनों ने सरकार को मंगलवार तक का समय दिया है। पंजाब के 32 किसान संगठन जो कि सिंघू बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ओर से ये बात कही गई है। ठीक है, सीधे शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला, पंजाब के संगठनों की तरफ से बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर आई है। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक वापसी के संदर्भ में 4 तारीख की जगह अब 1 तारीख कर रहा है। कल हो सकता है संभवतः महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं। क्या सरकार एमएसपी के गारंटी को कानून बनाएगी और कमेटी जल्दी ही बना देगी कल या परसों में, ताकि परसों वापसी का रास्ता साफ हो सके? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के दिन पर ही कहा था और वादा किया था कि एमएसपी के विषय पर पहले तो कानून वापसी होगी, उस पर संवैधानिक मुहर लग गई है। पता नहीं क्यों पार्लियामेंट में कहर अब भी ढा रहा है, परंतु उसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक हाई लेवल एमएसपी पर कमेटी बनेगी ताकि उसको प्रभावशाली और ईमानदारी से इस व्यवस्था को किया जा सके। क्योंकि हमारे भाई गुरदीप सप्पल भी जानते हैं, उनका काफी लंबा इतिहास रहा है इन विषयों पर। वो जानते कि आज की तारीख में 100% किसानों को एमएसपी का जो है फुल फायदा नहीं मिल रहा है, और हम चाहते हैं हर एक किसान को मिले। और गुरदीप जी तो कतई नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान जिसका गेहूं नहीं बिक रहा या महाराष्ट्र का किसान जिसका गेहूं नहीं बिक रहा उसको एमएसपी का फायदा ना मिले। वो नहीं चाहेंगे कि आज फल और सब्जी जो किसान नहीं बेच पा रहा एमएसपी पर, उनके लिए हम चिंतन भी नहीं करें। और मुझे पता है कि अगर गुरदीप जी मांग रखते हैं किसानों के शहीदी स्मारक की, तो वो इसमें इसको भी जोड़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो किसान हमारे मारे गए हैं, उनकी सरकार ने वहां पर गोलियां चलाई थी, उनके लिए भी वो शहीदी स्मारक चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि वो महाराष्ट्र के भी जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, और गुरदीप जी तो जानते हैं कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, उनके लिए भी शहीदी स्मारक वो मांग करेंगे। ये सारी चीजें मैं जानता हूं, परंतु मैं एक और बात कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, जो किसान समाधान चाहते हैं वो खेतों की ओर चले गए, पर जो अब राजनीतिक किसानी करना चाहते हैं, जो लोग अब सियासतदान हैं, जो राजनीतिक जमीन तराशना चाहते हैं, जो सोफा लगाते हैं ट्रैक्टर पर और निकल पड़े हैं राजनीतिक जमीन और खेती करने के लिए, वो लोग व्यवधान डाल रहे हैं। मैं गुरदीप जी से कहूंगा, अगर इतना ही, चलिए हमने कानून वापस ले लिया, गुरदीप जी एक ही चुनौती है, केरल में एपीएमसी को लागू कर दीजिए। हमने तो आपका तथाकथित काला कानून था, एपीएमसी को मत हटाइए, आपकी मांग है। केरल जहां पे आपके राहुल गांधी सांसद है, हमारे राहुल गांधी जी सांसद है, वहां पर एपीएमसी नहीं है, एमएसपी नहीं है। मैं आज चाहता हूं गुरदीप जी तमाम राजनीतिक दावों को तोड़कर कहे कि केरल में एपीएमसी लागू होनी चाहिए। या दूसरी बात कह देता हूं, आसान चीज, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए जेल की सजा है, एकमात्र ऐसा राज्य है। गुरदीप जी, मैं चाहता हूं कि आप कहे कि पंजाब से एक काला कानून खत्म हो। ठीक है, सीधे गुरदीप सप्पल जी, क्या केरल के अंदर एमएसपी लागू होगी और क्या केरल के अंदर एपीएमसी यानी मंडियां लागू होंगी, जिस व्यवस्था को परिवर्तित करने के चलते आपने इसे काला कानून कहा था? सबसे पहला सवाल। और दूसरा, क्या पंजाब में जो लीगल पेनल्टी है किसानों पर, उसको हटाएगी आपकी कांग्रेस पार्टी, कहेगी सीएम चन्नी को? सीधा जवाब दीजिएगा। पहले तो दीपक जी, जो आपने कहा कि पंजाब के 32 किसान संगठनों ने आज बोला है, गलत बात। संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है, जिसमें 40 से ऊपर संगठन है, कोई फूट नहीं है, वो केवल पंजाब के नहीं है।
पूरे देश के किसान संगठन उसमें शामिल हैं। सब ये जो ने बैठक एक हुई थी, आवाज ये में आज 32 बात किसान की संगठनों कि की थी जो 3 पंजाब के थे, कानून इसलिए वापस मैंने ले ये लिए। रेफरेंस लिया। सरकार ने ये जीत हुई नहीं 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 जिस बैठक का परिणाम मैं बता रहा था वो 32 किसान संगठनों की बैठक थी पंजाब वाले। ये मैं आपको साफ कर दूं, इसीलिए मैंने निष्कर्ष निकाला। तो आप नहीं दीपक जी, आप जो संयुक्त किसान नहीं जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पे 1 साल से आंदोलन चल रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसकी बात को पहले वजन दें और स्पष्ट करें कि देश में आज एक मत है किसान, पूरे देश के किसान संगठन एक मत हैं कि एक जीत हो गई है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि एमएसपी के ऊपर अब आप कदम उठाइए, कमेटी कीजिए, कमेटी बनाइए, फिर वो चाहे किसान केरल का हो या जम्मू कश्मीर का हो, नागालैंड का हो या गुजरात का हो, जहां पे ना मंडी है ना एमएसपी है ना कुछ है। गुजरात मॉडल है जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं है। और जो बात की अभी शहजाद जी ने, हमारे बातों को घुमाया, बड़े अच्छे तरह से घुमाया। नहीं, आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। क्या केरल में मंडियां बनेगी और एमएसपी लागू होगी? क्योंकि ये तो राज्य कर सकता है। मैं जवाब सीधा दे रहा हूं। आप एक मिनट, आप सीधा जवाब लीजिए। इनको मालूम ही नहीं है कि केरल के अंदर, हालांकि हमारी सरकार नहीं है, इसके पहले हमारी सरकार भी थी, वहां पे सब्जियां भी एमएसपी पे ली जाती हैं शहजाद जी, सब्जियां भी। आप एपीएमसी की बात कर रहे हैं, वो एपीएमसी से एक कदम आगे है। और सब्जियों की तो आज तक कभी एमएसपी नहीं बनी गुरदीप सप्पल साहब। सब्जियों की तो आज तक कभी एमएसपी बनी ही नहीं। मालूम होता सब्जियों की एमएसपी कैसे बनेगी, यही तो बड़ा सबसे बड़ा विचार का प्रश्न है ना। आपने यहाँ पे स्पिन डॉक्टर कर दिया आपने गुरदीप सप्पल जी। आपने जितना मीडिया मैनेजमेंट सीखा है वो स्पिन आज दे दिया यहाँ पर। नहीं, आपने बोल दिया, मैंने नहीं माना। देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आपने अच्छी गुगली डाली है। जी नहीं, आपने अच्छी गुगली डाली है। मुझे बता दीजिए, अगर केरल में आलू एमएसपी पर बिकता है तो गूगल करके बता दीजिए आज आलू का एमएसपी क्या है। गुरदीप भाई बता दीजिए आज आलू का एमएसपी क्या है। बता दी कक्का जी को बता दीजिए, गूगल कर दीजिए भाई साहब। केरल में मंडी के, अरे मंडी के भाव तो सब व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आपको, गूगल पर मिल जाएंगे। बता दीजिए आलू का क्या एमएसपी है, प्याज का क्या एमएसपी है आज केरल में, बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दीपक जी, केरल के अंदर प्याज और आलू होता है? आप मेरी बात सुन रहे हैं, अपनी बोल रहे हैं? अरे प्याज आलू तो हर कहीं होता है सर, भले से छोटी मात्रा में हो। भाई साहब, आप अधूरी जानकारी से सिर्फ मोदी जी के एक कदम जो आज वो झुके। अच्छा चलिए, सब्जी अपने मन की चुन लीजिए। चलिए मान लिया मैंने, आप बोल रहे हैं केरल में प्याज आलू नहीं होता, आपके तर्क के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली, अपनी बात वापस ले ली। जिस सब्जी केरल में होती है उसकी एमएसपी बता दीजिए। चलिए केले का एमएसपी बता दीजिए आज की तारीख में। केरल में क्या, किस भाव केला बिक रहा है, क्या डजन बिक रहा है, क्या किलो बिक रहा है, पका हुआ है कि कच्चा है, एमएसपी में क्या क्या अंतर है। जो चीनी केला होता है 1 इंच का, उसका क्या भाव है, और जो बड़ा केला होता है उसका क्या भाव है, क्या एमएसपी है, बता दीजिए। गुरदीप भाई, मैं आपको सबसे ज्ञानवान प्रवक्ता मानता हूं और आपको कतई फंसना नहीं चाहिए ऐसे सवाल में, तुरंत जवाब दे देना चाहिए। अब मैं बोल दूं, अब मैं बोल दूं इस पे? इंतजार कर रहा हूं। नहीं, आप बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। आप शांत होंगे तो मैं बोलता हूं। बोलूं जी? ये जो मंडी लगा के आप खबरों की बैठे हैं ना, उसमें जैसे खबरों का भाव होता है और आपके प्रवक्ताओं को दूसरे पार्टी के सब पता है, वैसे ऐसा नहीं है कि हम देश के अंदर हर चीज का भाव लेके बैठे हैं। पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा क्या है? एमएसपी। 23 चीजों पे एमएसपी है, उसकी लीगल गारंटी की बात किसान कर रहे हैं, सारा विपक्ष कर रहा है। और क्या वो एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देश के हर किसान को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ये है। केले का भाव और दालचीनी का भाव छोड़ दीजिए, किसानों ने तो नाको चने चबवा दिए, भाव बता दिया देश में क्या होता है, बता दिया कि किसानों की ताकत क्या होती है, और आटे दाल का भाव भी मोदी जी को दिखा दिया है। वो उस बहस मत जाइए, बहस सीधी सीधी ये है। पूरी बात पर एक फ्रेज बिल्कुल सही बैठता है, और वो फ्रेज ये है, साडा कुत्ता कुत्ता और थोड़ा कुत्ता टॉमी। मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता है और आपका कुत्ते का नाम टॉमी है, वो इंसान है। ये कैसे हो सकता है बताइए ना? जब एमएसपी बतानी है केरल की तो आप घुमा रहे हैं। मैं तो कुत्तों की नहीं, क्योंकि पता है वहां पर एमएसपी है ही नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं कि उनको आटे दाल का भाव सिखा दिया किसानों ने।
आप वो शब्द मत यूज कीजिए। मैं देश के पीएम की बात कर रहा हूं जिन्होंने आज बिना डिबेट के बिल वापस लिया, सुबह आके बड़ी बड़ी बातें की कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, देश हित में चर्चा होती है, और आज चर्चा की नहीं, देश हित भूल गए। शाम तक आते आते, मतलब दोपहर तक आते आते भूल गए देश हित, चर्चा भूल गए, बिना चर्चा के कर दी, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया। हम उसकी बात कर रहे हैं, आप करते रहिए किसका टॉमी है किसका टॉमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला उसकी बात कीजिए। ठीक है, मैं सीधे शहजाद के पास जाता हूं। शहजाद, एक लाइन क्या कहेंगे बताइए। प्रधानमंत्री ने जानबूझकर बिना डिस्कशन के बिल पास करा दिया। ऐसा है, देखिए दीपक जी, मैं इसका जवाब देता हूं, फिर एक लाइन मुझे बोलनी है, उसके बाद आप कक्का जी और आशुतोष जी भी बैठे हैं। देखिए, दोनों विपक्ष और सत्ता दल दोनों इस बात पर एक मत है, तो चर्चा तो तब होती है जब अगर अलग अलग मत हो। जब कानून को हटाने के लिए, और ये क्या कहते थे कुछ महीने पहले, कहते थे नो डिस्कशन, नो वेस्टिंग टाइम, तुरंत प्रभाव से इसको हटा दो। गुरदीप जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, गुरदीप जी आप तो सम्मानित है, ऐसे मत कीजिए। ये पहले कहते थे नो डिस्कशन, डोंट वेस्ट टाइम, तुरंत लाओ पार्लियामेंट सेशन में और इसको खत्म करो। आज कह रहे डिस्कशन करो, क्यों डिले करना है आपको? दूसरी बात, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, गुरदीप जी ने पंजाब का तो सवाल का जवाब नहीं दिया। एमएसपी इनके लिए मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स कैसे है? गुरदीप जी जानते हैं, मनमोहन सिंह ने 2014 मार्च में कहा था एमएसपी से दाम बढ़ते हैं, एमएसपी लीड्स टू इन्फ्लेशन। मेरे पास बयान, मैं आपको दिखाता हूं ये। अब दीपक जी, मैं हाथ जोड़कर अपने भाई गुरदीप से पूछता हूं, गुरदीप जी, क्या किसानों की एमएसपी से दाम बढ़ते हैं? क्या इन्फ्लेशन किसानों की वजह से हो रहा है? आप आज कह दीजिए दिल खोलकर, जो आपके मन में असली बात है। उस प्रधानमंत्री ने जो ये शब्द कहे थे, रघुराम राजन ने कहे थे कि ये पूर्ण तरीके से गलत है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, पर आप ईमानदारी से कहेंगे कि मनमोहन सिंह जी गलत थे इसमें। ठीक है, क्या एमएसपी से दाम बढ़ते हैं? गुरदीप सप्पल बताइए, फिर आशुतोष के पास जाऊंगा। छोटा जवाब प्लीज। दीपक जी, केवल एक इकोनॉमिस्ट ही जानता है कि इन्फ्लेशन देश के लिए कब जरूरी है और कब गैर जरूरी है। ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं ना, इनको इकोनॉमिक्स का एबीसी नहीं पता है। अगर इन्फ्लेशन जीरो होती है एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती है, ये मालूम है। इन्फ्लेशन 6% तक मानी जाती है, उसके ऊपर देश के लिए घातक होती है। अगर रेट नहीं बढ़ेंगे तो लोगों की कमाई कैसे बढ़ेगी? आपको ये मालूम ही नहीं है। ये बात को कहीं से उठाते हैं, कहीं चिपका देते हैं। इनको नहीं पता है। सवाल ये है कि एमएसपी की कमेटी नरेंद्र मोदी जी के अंडर में किसने बनवाई थी कमेटी? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मनमोहन सिंह ने कहा है, और सवाल ये है कि मोदी जी ने उसमें पढ़े लिखे रिपोर्ट दे दी कि एमएसपी होना चाहिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं? ठीक है, एक मिनट। एमएसपी से दाम बढ़ते हैं, ये मनमोहन सिंह ने कहा, आप एग्री करते हैं, हाँ या ना? लेकिन एमएसपी आपके यहां से दुगनी बढ़ाई, एमएसपी बढ़ाई ना। हम तो नहीं मानते कि दाम बढ़ते हैं एमएसपी से, आप मानते हैं। आप बताइए कि कांग्रेस का स्टैंड है या नहीं? मनमोहन सिंह जी के टाइम पे मोदी जी के मुकाबले दुगनी बढ़ी। आप एक मिनट, आप 3.5 लाख करोड़ देते थे गेहूं दान के लिए, हमने 8 लाख करोड़ दिए। हमने कभी किसान को ये नहीं कहा कि तुम्हारी एमएसपी से दाम बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है। हमने कभी नहीं पूरी बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। मोदी जी कह ही नहीं सकते। मोदी जी उस परिवार से आते जो किसानों का, गरीबों का है। आपके बहुत संपन्न परिवार है, तो आप कहते हैं कि मेरी शैंपेन की जो प्राइस है वो आप किसानों की वजह से बढ़ रही है, मेरी दारू की प्राइस है वो किसानों की वजह से बढ़ रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो चाय बेचने वाले परिवार से आए हैं, तो हम कतई नहीं कह सकते। पर अच्छा शहजाद, क्विक जवाब ले ले, मुझे आशुतोष के पास जाना है। अनफेयर होगा अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो। क्विक जवाब गुरदीप भाई। अब शहजाद, आपकी बात का मैं चुप रहा। दीपक जी आपकी इसकी बात पे मैं चुप रहा। अब बात, मेरा जवाब ले लीजिए पहले। शहजाद को ये मालूम नहीं है कि यूपीए के टाइम पे एमएसपी 2 गुना बढ़ी बनस्पत की मोदी जी के। अगर मनमोहन सिंह जी ने जो भी बोला एमएसपी से भाव बढ़े या नहीं बढ़े, सवाल यह है कि एमएसपी ज्यादा दी किसने? आपके टाइम पे एमएसपी इस साल कितनी बढ़ी? 1% मूंग के ऊपर, 3% रागी के ऊपर, 1% मक्के के ऊपर, 5% मूंगफली के ऊपर, और इन्फ्लेशन आपका है 9%, 10%। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और आप कहते हैं आशुतोष, सदन में जो कुछ हुआ देखकर आपको अच्छा लगा कि चलिए कृषि कानून वापस हो गए, या डिस्कशन नहीं हुआ, उसको अभी भी आप एक बड़ा मुद्दा मानते हैं? एमएसपी कांग्रेस ने दी। दीपक, सबसे पहली बात तो ये कि जो गुरदीप सप्पल जी बात कह रहे हैं वो बात सही है। केरला ने 2022 अक्टूबर के महीने में एमएसपी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर दी थी।
ये फैक्ट है, अगर आप गूगल करेंगे तो हमारे ख्याल से इसकी जानकारी भी मिल जाएगी और पूरी डिटेलिंग भी उसमें मिल जाएगी। चलिए, सप्पल साहब का आधा काम आपने कर दिया, बढ़िया है, मैं देखता हूं अभी गूगल पे। नहीं, आधा काम करने की बात ही मैंने कहा कि चूंकि आपके चैनल पे डिबेट हो रही है तो सच बात जनता के पास होनी चाहिए। 16 ऐसे आइटम्स थे जिस पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिस पर उन्होंने दिए हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी पूरी डिटेल भी दे दूंगा किस पे कितना है। टेपियोका पे 12 है, केला पे 12 है, वेनाट बनाना पे 24 है, पाइनएप्पल पे 15 है, एस गोट पे, तो पूरी डिटेलिंग है उस पे। तो आपके दर्शकों के पास गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं ये बात कहना है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक सवाल इस बात को लेकर, मैं शहजाद मैंने आपके बारे में बोला नहीं तो आप प्लीज मत। बेसिक सवाल क्या है? बेसिक सवाल इस बात को लेकर यह है कि इतना महत्वपूर्ण कानून था, और आप जानते हैं कि मैं ये जो किसान फार्मर्स के जो कानून है इनके पक्ष में था, लेकिन जो सरकार बिना किसी तरीके की बहस करने के, बिना किसी डिस्कशन करने के अगर वो कानून लेकर आती है, 1 साल तक सारे किसान इस पर बुरी तरीके से आंदोलन करते हैं, 700 से ज्यादा किसानों की जान जाती है, उनको आतंकवादी, उनको पाकिस्तान परस्त, उनको चीन परस्त, उनको मवाली, उनको आंदोलन जीवी न जाने क्या क्या कहा जाता है। तो अगर सरकार को वापस भी लेना था तो संसद की एक मर्यादा होती है। मर्यादा यह होती है कि संसद के अंदर बहस होनी चाहिए। आप क्यों कानून वापस ले, इस पर कम से कम बहस तो होनी चाहिए संसद के अंदर। अगर बहस नहीं होगी तो संसद का कोई मतलब नहीं रहेगा। संसद एकमात्र फोरम है जहां पे सारे देश के लोगों को देश के मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। अगर वह बहस नहीं हो रही है तो संसद अपने आप में धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जाएगी, और फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो कृषि कानूनों को लाने के बाद पैदा हुई थी। अगर बहस कर ली गई होती, अगर इसमें किसानों से चर्चा कर ली गई होती, तो ये किसान पिछले 1 साल से आंदोलन नहीं करते। इसलिए जब वापस लेते समय भी अगर सरकार ने बहस नहीं की तो ये सरकार की गलती है, और सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। ठीक है, आपको लगता है सरकार की गलती है? शहजाद से इसका जवाब लेंगे, कक्का जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रशांत पांडे मेरे एक दर्शक प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या इस सरकार के इस कदम के बाद आंदोलन वापस हो जाना चाहिए, या एमएसपी की गारंटी तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए? आपका क्या मत है? जी धन्यवाद। देखिए, 2 चीजें हैं। जब सरकार ने वापस ले लिया कानून तो फिर आंदोलन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये आंदोलन केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो। रही बात एमएसपी की गारंटी की, तो ऑलरेडी लंबे समय से एमएसपी चीजों पे मिल रही है, मिलती रहेगी और समय के साथ बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ किसी चीज पे बहुत बड़ा अमाउंट एमएसपी मिल जाएगा। और भारत जैसे देश में केवल गेहूं, चावल या गन्ना उत्पादन करने वाला ही किसान नहीं है। मछली पालन करने वाला, मुर्गी पालन करने वाला, बकरी पालन करने वाला भी किसान है। जो नारियल की खेती, नारियल का उत्पादन करता है वो भी किसान है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज पे आप एक रेट कर दें कि नहीं, इससे नीचे नहीं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि आप कहते हैं कि दूध का, आप आज गरीब इंसान के बच्चे को भी दूध की आवश्यकता होती है, अमीर के बच्चे को भी दूध की आवश्यकता होती है। आप अगर कोई रेट तय कर देते हैं 100 रुपए लीटर, जैसे आ रहा था कि 100 रुपए लीटर दूध बेचेंगे हम, तो ऐसी चीजें न करिए कि जिससे कि देश में एक बड़ी खाई पैदा हो। एमएसपी मिलती रही है, मिलती रहेगी। हम लोग भी किसान परिवार से हैं, लगातार चीजों को देखा। इसका मतलब ये नहीं, अब आप ये कहिए कि हमारी महत्वाकांक्षा है तो मैं इस आंदोलन को चिंगम की तरह खींचता रहूंगा, जब तक चलेगा खींचेंगे। यही चीजें रही और कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है इस आंदोलन की। जब आप जिस चीज को लेके आए थे वो वापस हो गया। आप समझ नहीं पाए, सरकार समझा नहीं पाई, क्या चीजें थी वो अलग इशू है। ठीक है, सीधे शिव कुमार कक्का जी के पास चलता हूं। कक्का जी बताइए, पंजाब की जो सिचुएशन है, पंजाब में पंजाब के किसानों ने 32 संगठनों ने बैठक करके आज मोटे तौर पर ये ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया है कि अब आंदोलन खींचने का मतलब नहीं है। क्या 1 तारीख को इस पर फैसला हो जाएगा कि आंदोलन वापस लिया जाए? देखिए, पूरे पंजाब के किसान एक मुश्त है, एकजुट है और दोनों मांगे बराबर की रही हैं। आंदोलन बगैर एमएसपी के वापस नहीं होगा। जो भी जानकारी आई है वह ठीक नहीं है। हम लगातार पंजाब के और तमाम, चूँकि संयुक्त किसान मोर्चा है और संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश और निर्णय का पालन सभी संगठन करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों ने पीएम को पत्र लिखा है और पत्र में हमारी एमएसपी पर गारंटी का कानून, चूँकि 2011 में प्रधानमंत्री जब इस कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को खत लिखा था, जो आपको पता होगा।
खत लिखा था कि एमएसपी का गारंटी का कानून बनना चाहिए, उन्होंने सिफारिश की थी। वही अब पीएम कहते हैं कि था, रहेगा, है, तो उसका कानून बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी घोषणा की कमेटी हम बनाएंगे एमएसपी के लिए, तो कमेटी बना दें और कमेटी बनाकर भारत पूरे देश की तमाम फसलों और अलग अलग प्रांतों की अलग अलग स्थितियों को देखते हुए वो कमेटी तय करेगी। कमेटी में लोग हमारे भी होंगे, कमेटी में सरकार के भी होंगे। डायलॉग को हम लोग तैयार है। सरकार को जो हमने पत्र लिखा है 20 तारीख को, जिसमें धन्यवाद भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और आंदोलन जब बहुत लंबा चलता है चौरसिया जी, तो बहुत सारे मुकदमे, अकेले हरियाणा में 48,000 मुकदमे किसानों पर लादे गए हैं, पंजाब में लादे गए हैं, दिल्ली में लादे गए हैं। वो आंदोलन के चलते तमाम मुकदमे वापस होते हैं। 700 किसान शहीद हुए हैं। मुझे आज बड़ी तकलीफ भी हुई है कि इतने दिनों से लोकसभा चलती रही, परंतु सरकार ने किसानों को श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझा। चर्चा नहीं हो पाई, न पहले चर्चा हुई ऑर्डिनेंस लाते समय, न निरस्त करते समय चर्चा हुई, वो तो अपना विषय है। परंतु श्रद्धांजलि कम से कम 700 किसानों की बड़ी संख्या होती है। दुनिया का ये सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मानता हूँ तो जो किसान अभी तक असंगठित था पूरे देश का, वो एक बार संगठित हुआ है और ये संदेश दिया है कि आने वाली सरकारें कभी भी किसान के बारे में कोई कानून बनाना चाहेंगी तो किसान को बगैर विश्वास में लिए कोई कानून अब इस देश में नहीं बना पाएंगी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि कमेटी बने, कमेटी में तमाम चर्चाएं हों और उस एमएसपी पर गारंटी के कानून की शकल कमेटी तय करे कि उसकी शकल क्या होगी। अंतर की राशि सरकार देना चाहती है, वो भी एक हो सकता है। अध्यादेश 246 में कृषि राज्य का विषय, ये बार बार विषय आता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर कृषि राज्य का ही विषय है तो कृषि मंत्रालय की भारत सरकार को क्या जरूरत है। जब सारा राज्य को ही तय करना है तो कृषि मंत्रालय का औचित्य वहाँ खत्म हो जाता है। पर ट्रेडिंग कृषि कहते हैं हम करेंगे केंद्र सरकार, तो ये कौन से कानून में है। तो ये भी एक बड़ी बहस है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर लगी हुई है। जब ये 3 काले कानून आए थे कि जब कृषि राज्य का विषय है तो केंद्र सरकार ये 3 काले कानून किस आधार पर लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी किया है। और इस कानूनों का दुष्परिणाम मध्य प्रदेश में 1972 में जब सरकार थी सेठी जी की, तो मंडी एक्ट बना था और उस मंडी एक्ट में साफ लिखा है कि मंडियों में पहली बोली समर्थन मूल्य से नीचे अगर लगाई जाएगी तो अपराध होगा, एफआईआर दर्ज होगी। ये सबसे अच्छा एक्ट है मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट। तो जब राज्य का विषय है तो उसका भी तरीका निकल जाएगा। या सभी राज्य केंद्र सरकार को अधिकृत कर दें कि आप समर्थन मूल्य का कानून बना दें। या जो मूल्य निर्धारण आयोग है जिसमें केवल 3 मेंबर हैं, चेयरमैन नहीं है, 2 मेंबर नहीं है, इससे संवेदनशीलता सरकार की मालूम पड़ती है कि सरकार अभी तक मूल्य निर्धारण आयोग का चेयरमैन नहीं बना पाई है। उसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, जैसे ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल है। चलिए, मैं आप ही के सवालों के जवाब शहजाद से ले लेता हूं। सबके हाथ उठ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन शहजाद की जवाब देने की बारी बनती है क्योंकि उससे पहले आशुतोष और शिव कुमार कक्का दोनों सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या श्रद्धांजलि नहीं बनती थी शहीद किसानों को? ये मूल सवाल उठा रहे हैं कक्का जी। देखिए, कक्का जी ने 700 किसानों की बात की, हालांकि कुछ लोग 600 और कुछ लोग 800 का भी आंकड़ा देते हैं। मैं कक्का जी के आंकड़ों के साथ जाना चाहता हूँ। 700 का इन्होंने आंकड़ा दिया। उसी 11 महीने 12 महीने के कार्यकाल में 2200 किसानों ने महाराष्ट्र में जान खोई, 140 किसानों ने छत्तीसगढ़ में जान खोई, कुछ आदिवासी किसानों को भी इन्होंने भून दिया है। राजस्थान के किसानों की बहुत पिटाई हुई जब वो एमएसपी मांगने गए बाजरा और बाकी गेहूं के लिए। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर तमाम देश के किसान, चाहे जिस भी राज्य में उनकी जान गई हो, जिस भी कारणवश, उनके लिए हमें पूरी तरह से चिंतन करनी चाहिए। मैं कहाँ इसके लिए मना कर रहा हूँ। मुझे पता है कक्का जी का दिल केवल हमारे बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के भी किसानों के लिए उतना ही धड़कता है जितना कि छत्तीसगढ़ के लिए धड़कता है। हो सकता है गुरदीप जी की जो देखने का नजरिया है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो केवल राजनीति के लिए किसी को स्मारक बनाने की बात या कुछ देने की बात करना चाहते हैं। पर कक्का जी का वैसा विजन नहीं है। दूसरी बात, मंडी की लड़ाई है पूरी। ये देखिए दीपक जी, मैंने आपके फोन पे भी भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। मंडी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, केरल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं। आगे कहते हैं एपीएमसी एक्ट कैन नॉट रिप्लेस करंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम। मेरा सवाल सिंपल है, या तो केरल मानता है कि ये मंडी सिस्टम खराब है तो पूरे देश में वो खराब मंडी सिस्टम आप लाने के इच्छुक है,
या अगर केरल नहीं लागू कर रहा है इस मंडी सिस्टम को जिसके लिए हमने जद्दोजहद की, तो आप मुझे बताइए। अभय दुबे जी अब जुड़ चुके हैं, गुरदीप जी चले गए हैं, उनकी जगह अभय दुबे आए हैं। तो आज मुझे अभय दुबे जी बताए कि केरल में एपीएमसी की मंडियां कब लागू करेंगे। ठीक है, ये सवाल अभय दुबे से पूछेंगे, लेकिन एमएसपी वाली बात आशुतोष ने उठाई थी। हमारे फैक्ट्स ठीक किए थे आशुतोष, आपके फैक्ट बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन मूल मुद्दा मंडी का अभी भी रहता है। केरल में मंडी नहीं है, ऐसे में मंडी क्या किसानों की मूल मांग नहीं है? क्योंकि आदरणीय कक्का जी ने अभी अभी बताया कि पीसी सेठी ने मंडी एक्ट को कितना मजबूत किया 70s के जमाने में। दीपक, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शहजाद ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जहां जहां भी किसानों के साथ अत्याचार हुआ और किसानों की जानें गई हैं, उन पर भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि देश की संसद ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सरकार की तरफ से बाकायदा एक प्रस्ताव आना चाहिए कि जो 700 किसान जिनकी जान गई है, उसके अलावा जिन जिन राज्यों के किसानों की जानें गई हैं, उनके भी नाम लेकर किसानों के नाम पर एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और मैं इसमें शहजाद से पूरी तरीके से, चाहे वो राजस्थान के किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे वो मणिपुर के किसान हो, किसान किसान है। लेकिन एक चीज जो हैरानी की बात यह है कि ये जो किसान जो पिछले 1.25 साल से लगातार बैठे रहे, तकलीफ में थे, इन पर एक भी शब्द देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। यह बहुत हैरानी की बात है। जहां तक केरल की बात है, मैं नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है केरल इस देश का वन ऑफ द बेस्ट गवर्नड स्टेट है, और यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश और मणिपुर ये वर्स्ट गवर्नड स्टेट हैं। तो जो बेस्ट गवर्नड स्टेट है, उनको उनकी वहां पे जो किसानों की हालत है, आप जाके वहां देख लीजिए और उसके यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिहार में तो एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियों को न जाने कब से बाहर कर दिया गया है, नीतीश कुमार के समय से। आप वहां का किसान आज भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को लगता है कि अगर ये एपीएमसी एक्ट को अगर हटा दिया जाएगा, मंडी सिस्टम हटा दिया जाएगा, तो वही हालत हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की भी होगी। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर कक्का जी की बात बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों को इसे फैसला करना चाहिए। केंद्र सरकार ने न जाने क्यों इसको ट्रेड में लाके इसको कॉन्करेंट से उठाकर अपने यहाँ किया है, जो और जिसका खमियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है शहजाद, एक क्विक जवाब, मुझे पता है आपको जाना है, मुझे बताइए। केरल को बाकी जगहों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, मेरा कंपैरिजन गलत है, बिकॉज केरल देश का बेस्ट गवर्न स्टेट है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता हूं। जी मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कोट कर रहा हूं, मैंने शब्दों को सिर्फ कम किया है। देखिए, जहां तक केरल के बेस्ट राज्य होने का दावा है, तो केरल में सेकेंड वेव के दौरान क्या केरल मॉडल निकला, और उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 7-8 गुना ज्यादा है केरल से, उसने किस प्रभावी ढंग से 16 करोड़ टीके भी लगाए और कोरोना को मैनेज किया, पूरे देश ने देखा है। वहां पे मौतें ज्यादा हुई है, 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा मौतें हुई है। परंतु आशुतोष जी के बायस को नजर में रखते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वही बात हो गई ना, हम करें तो चमत्कार, दूसरे करें तो गुने का। अगर केरल का सिस्टम इतना ही वाकई इतना अच्छा है, तो बोलिए ना कांग्रेस पार्टी को कि सभी जगह इसी को लागू करें। वहां से तो सांसद भी है राहुल गांधी, पर वो क्यों वकालत नहीं कर रहे उस सिस्टम की? पूरे देश में तो मंडी चाहते हैं, केरल में मंडी ना हो तो उस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, और पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सजा भी लाते हैं, और वहां पे सब कुछ अपनाते हैं, पर पूरे देश में ये गाना गाते हैं कि ये गुनाह हो रहा है, ये अपराध हो रहा है। ये दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। ठीक है, मैं सीधे जगतार सिंह बाजवा साहब के पास चलता हूं। जगतार सिंह बाजवा साहब, 32 किसान संगठन जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, उनकी मीटिंग हुई, क्या आप आंदोलन वापस लेने जा रहे हैं? देखिए, जो मीटिंग हुई है 32 संगठनों की, उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वो आंदोलन वापस लेने जा रहे हैं। वो तो 1 तारीख की फिर मीटिंग है, उसके बाद 4 तारीख की मीटिंग भी स्टैंड है। तो ये तो सिर्फ ये है कि अभी 1 तारीख को जो जितना डेवलप हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए है। आज 32 संगठनों ने मीटिंग की और उसकी प्रेस आपने सुनी होगी, उसमें कहा उन्होंने ऐसी तो कोई घोषणा नहीं की कि हम आंदोलन को वापस लेने जा रहे हैं। अब ये किस तरीके से आप कह रहे हैं, इस पे हमको हमारा कहना कोई उचित नहीं है कि हम कुछ कहें, लेकिन ये आंदोलन एमएसपी और तीनों कानूनों को लेकर के चला था। तीनों कानूनों को आज वापस कर ले लिया गया है, और एमएसपी की गारंटी का कानून हम चाहते हैं, उस पर सरकार ने अभी तक कोई चर्चा नहीं की है, कोई किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया है, और जब तक कोई सकारात्मक हल एमएसपी पर नहीं निकलता, तब तक ये आंदोलन जारी रहना है। ठीक है,
आपने बिल्कुल टू द पॉइंट और लॉजिकल बात कही। हमारे पास सूत्रों से जो खबर आई थी आपने बताई, हमने बताई, लेकिन आपने उसको दुरुस्त किया है। हम भी अपनी लाइन को दुरुस्त करेंगे। हम कह रहे हैं कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। नए पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से शायद एलमी जी जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई अभय दुबे जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं मेरे भाई, वो भी मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 2 मुद्दे उठाए, केरल में मंडी नहीं और पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें किसानों को सजा। कैसे कांग्रेस डिफेंड करेंगी इन दोनों मुद्दों पर अपने आप को, क्योंकि किसान कानूनों की बेसिस ही यही है, कानूनों के विरोध की। दीपक चौरसिया जी, वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। उसके साथ शायद मेरे शहजाद भाई बैठे थे। 7 राज्य हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है, और 7 में से एकमात्र स्टेट है बिहार, जिसका मूल्यांकन हमको हमारे उत्तर भारत के कम से कम राज्यों के साथ या दक्षिण भारत के राज्य जहां पर क्रॉप का पैटर्न सेम है, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में अलग अलग फसलें उत्पादित होती। केरल में क्या फसल उत्पादित होती? केरल में होती है कोकोनट, केरल में होती काजू, केरल में होती मिर्ची, केरल में प्लांटेशन क्रॉप रबर, कॉफी और धान वहां 5 लाख मीट्रिक टन प्रिक्योर किया जाता है। इसलिए उससे कंपेयर मत कीजिए। नाबार्ड की मोदी सरकार की रिपोर्ट देखिए बिहार को लेकर, उन्होंने बताया सबसे बदतर स्थिति बिहार के किसान की है। खैर, मोदी सरकार के राज में पूरे देश की बदतर स्थिति हो गई है। एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बता दिया 27 रुपए की प्रतिदिन की इनकम किसानों की रह गई और 74,000 रुपए का कर्ज हो गया है। आज क्यों समर्थन मूल्य के कानून बनाने की देश में बात चल रही है, मुखरता से इसको समझना चाहिए। इसके पहले इतना बड़ा व्यापक आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मैं 2-3 रिपोर्ट का उसमें छोटे से मैं हवाला देता हूं। एक शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, वो गंभीर आरोप खुद मोदी सरकार पर लगाती है। वो कहती इंपोर्ट्स ऑफ द पल्सेस कम एट अ प्राइस मच बिलो देयर एमएसपी, दिस हैम्पर्स द डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, वो कहते हैं कि आप मोदी सरकार कर क्या रही है, मोडस ऑपरेंडी समझिए। जो फसलें बाजार में आने वाली होती किसानों की, उसी समय मोदी सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत कम करती है और बड़ी मात्रा में मुट्ठी भर पूंजीपतियों को इंपोर्ट की अनुमति दे देती है। आप भाषण उठाकर देखना प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दिया था कि किसान भाइयों ने दाल इतनी अच्छी उत्पादित की है कि मैं बहुत खुश हूं। उसी समय 3 साल से जो दाल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा था उसमें खुली छूट दे दी। अक्टूबर तक पहले उसको लिमिट किया था, अब वो जनवरी तक कर दी। इसी प्रकार मक्का के किसान बिहार के हाई कोर्ट गए, लेकिन 5 लाख मीट्रिक टन मंगा लिया। सोयाबीन के इंपोर्ट की अनुमति दे दी। सोयाबीन के 3 दिन में 49% दाम हिंदुस्तान में कम हो गए। अब बड़ी बात, ये जो बार बार करते हैं, जानकारी नहीं है, भ्रामक प्रचार करते हैं, ये मोदी सरकार का लोकसभा का जवाब है। ये जो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि ये इस कानून के आ जाने से सब जगह फसलें बेची जा सकेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब की बात की, ये जानते नहीं है मार्च 2013 का कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पंजाब का, जो कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की और अकाली दल की सरकार लाई थी, जिसमें किसानों को सजा का प्रावधान था। हमारी सरकार का कानून क्या है वो देश को जानना चाहिए। 1 साल से अधिक हो गया छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। पंजाब का क्या कानून है मैं बताता हूं, जिससे चौंक जाएंगे देश के सारे लोग। वो कहते हैं इफ एनी पर्सन और कंपनी और कॉर्पोरेट हाउस और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ द बॉडी और पर्सन वेदर इन, मैं हिंदी में तर्जुमा बताता हूं, वो कहते हैं समर्थन मूल्य से किसी भी निजी क्षेत्र के आदमी ने अगर फसल खरीदी तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। मोदी जी 1 साल से इसको अनुमति नहीं दे रहे, ना खुद बनाते हैं ना बनाने देते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब तक व्यापक रूप से पूरे देश का कानून नहीं बनाएंगे, जो अभी एंट्री 33B की बात हो रही, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें बनाना इसलिए अनिवार्य दीपक चौरसिया जी, क्योंकि इसमें इंटर स्टेट ट्रेड लागू है फार्मिंग सेक्टर में। अब आपके और मेरे मध्य प्रदेश राज्य में अगर हमने समर्थन मूल्य लागू कर दिया तो यहां का व्यापारी जाएगा और वो दूसरे गुजरात प्रांत से खरीद लेगा। इसलिए इस केंद्र सरकार को वाणिज्य एंट्री 33B में यह कानून बनाना चाहिए, जिसकी मांग देश के सारे किसान साथी कर रहे हैं। अब बात आती है इनकी, जो खुद इनकी एनएसएसओ की रिपोर्ट है।
वो क्या कह रहे हैं, कितना झूठ परोसते हैं। अभी इनके प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि 86% किसान फसलें, मैं चैनल में सुन रहा था कई दिनों से बोलते हैं कि 86% किसान तो फसलें बाजार में बेचते ही नहीं, खुद के लिए उपयोग करते हैं। गलत बात है। परसेंट, ये कह रही है एनएसएसओ की रिपोर्ट, परसेंटेज शेयर ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रॉप सोल्ड ऑफ टू द डिफरेंट एजेंसीज, वो 59.3% पेडी का, ज्वार का 63.9%, बाजरा का, मतलब इतने प्रतिशत किसान बाजार में अपनी फसलें बेचते हैं। लेकिन सरकारी एजेंसियों को कितना बेचते हैं? तो सरकारी एजेंसियों को जो बेचते हैं वो धान सिर्फ 14%, ज्वार सिर्फ 3%, मतलब जो प्रोक्योरमेंट करती है सरकार, मक्का सिर्फ 4%, रागी 0%। ऐसे कुल जो फसलें हैं वो 6-7% से ज्यादा प्रोक्योर नहीं करती, और 57% तक बाजार मूल्य से भी कम दाम किसानों को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी जी की रिपोर्ट कह रही। तो प्रधानमंत्री जी कृपया अपनी रिपोर्ट तो देखिए, न्याय कर दीजिए किसान के साथ। हम सब आपको माला पहनाने आएंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, समर्थन मूल्य का व्यापक कानून बनाइए। जो क्या आपने पूंजीपतियों के लिए, किसान के लिए करके देखिए आप। ठीक है, शादी आलमी जी बताइए कितनी जल्दी बन जाएगा एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी को देने वाला कानून, बताइए। देखिए, एक बहुत सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री और ये सरकार है जिसने पहली बार स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया। और स्वामीनाथन रिपोर्ट किस साल आई थी? भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके एक एक झूठ का मैं पोल खोलती हूँ। और उसके कितने सालों तक इनकी सरकार रही, उन्होंने कुछ इसको लेकर नहीं किया। आज के दौर पे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एमएसपी से कहीं ज्यादा 1.5 गुना का तो ऐसे बढ़कर, और जहां पे ऑयल आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए अनिया, आपको मैं एक ही चीज को बताती हूँ, 2009 में, अरे मुझे बोलने दीजिए। अच्छा अब प्लीज बोलने दीजिए उनको। अब ठीक नहीं लगता। अब भाई बोलने दीजिए, बहुत देर तक बोला और बहुत झूठ बोले। मैं बोलूंगी, मैं आपको एक्सपोज करूंगी। 2009 में ये सही बात उन्होंने कही कि भाजपा और अकाली की सरकार थी, हम छोटे घटक थे, तभी ये कानून आया। लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार रही है 4.5 साल तक, उन्होंने क्यों नहीं इसको हटाया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो लॉ लागू था, आप उसको हटा देते, उन्होंने हटाया नहीं। इनसे पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं कि अरे हमने हटाया नहीं, लेजिस्लेशन में हटा देते हैं। अगर आपको लग रहा था इतना बुरा कानून है जिसके तहत किसान को 1 साल से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना बढ़ता है। ये जो फार्म लॉ जिनको ये काला कानून कह रहे हैं, ये ऑलरेडी उनमें से एक लागू है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारे कानून के हिसाब से, यानी कि केंद्रीय सरकार के हिसाब से, किसान को अनुबंध का कोई नुकसान नहीं होगा, उसको मुआवजा नहीं उठाना पड़ेगा, कंपनी को उठाना पड़ेगा, और सजा की प्रावधान और फाइन का। तो ये बता दूं सच उन्होंने एनएसएसओ के सर्वे की बात की। अब हमारे देश में कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, जब भी डेटा आता है ना उसके साथ हेरफेर करते हैं, पर हम लोग भी बेवकूफ लोग नहीं है, हम लोग भी समझ जाते हैं। तो क्यों पैसे बच रहे हैं, कम बच रहे हैं? क्योंकि ब्लेंडिंग जो है, जो पहले साहूकार राज था आपके दौर में, जब बैंकों से पैसा नहीं मिलता था, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी लेंडिंग, अब जो है ज्यादा इजीली अवेलेबल है, इसलिए लोग जो है लोगों ने कर्ज लिए हुए हैं, उसकी वजह से पैसे कम बच रहे हैं क्योंकि उनको किस्तों में और चीजों के लिए देना होता है। जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बढ़ गए हैं और इतनी योजनाओं के तहत लोग जो है वो कर रहे हैं। ये है एनएसएसओ सर्वे का जो आया है। तो भाई साहब हम लोग जो जितना पढ़ रहे हैं ना, आपने यहाँ वहां से निकाल लिया है ना, वो हम सब जानते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं, जब एपीएमसी की बात हो रही है, तो जो मॉडल एक्ट एपीएमसी का था और जिसकी बात कितनी कही, और शरद पवार जो कृषि मंत्री थे यूपीए के दौरान, उन्होंने क्या कहा था कि पूरी तरह से एक देश के हिसाब से इसका वैश्वीकरण होना चाहिए। बाकायदा इसकी मांग उठाई गई, कितनी बार उठाई गई, मनमोहन सिंह ने जी इसकी बात, लेकिन करके किसी ने नहीं दिखाया। अब जो है अब गोल मोल बातें कर रहे हैं, और अगर पल्सेस की बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ले आए, लेकिन जो खरीद हुई है वो 75 गुना बढ़ी है 5 सालों से अब तक सिर्फ उसकी। और जहां तक खरीद एक बात है और उपज की बात है, धान की और गेहूं की, उसके आंकड़े में दे दूंगी। आप हमारे भाई साहब जो है उनको कहते नहीं बनेगा, यहाँ वहां से उठाकर बोलते हैं। इनके दौरान मैं खुद रिपोर्टिंग की है महाराष्ट्र के विदर्भ में, आपने भी की है, हम दोनों एंकर्स थे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। किसान मर रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे, याद है आपको वो दौर? हजारों 10-20 हजार बाकायदा इसको लेकर इतनी बार इस पर चर्चा हुई। और उसके 2009 से कितने दिनों बाद तक यूपीए की सरकार रही, तब तो नहीं सोचा गया एमएसपी का कानून, तब तो बनाने की नहीं सोची। और बार बार नरेंद्र मोदी जी की रिपोर्ट की बात करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उसके भी 3 साल बाद तक इनकी सरकार रही और मनमोहन सिंह रहे। अब क्या हुआ?
बना के ठीक दिया। है, मैं लूंगा अब आपको सभी बड़ी सवालों के बात जवाब है, लूंगा, ये लेकिन उससे पहले 50 अनुराग भदौरिया जी, हो, अनुराग भदौरिया जी, एक-एक संसद चीज- में जो कुछ हुआ एक-एक ठीक लगा आज चीज- आपको? एक-एक चीज पर झूठ, एक-एक चीज पर झूठ, और मैंने पढ़ा, मुझे सब मालूम है, मुझे रटा हुआ है। और मैंने एग्रीकल्चर में बहुत काम किया, आप इतना गोलमोल बातें कर रहे हैं। और मालूम है संसद में क्या हो रहा है दीपक जी? संसद ठीक है, एक मिनट रुक जाइए शाहजेद जी, बहुत लंबा हो गया। अनुराग जी के साथ अन्याय होगा अगर मैंने उनको बोलने का वक्त नहीं दिया। अनुराग जी बताइए, संसद में जो कुछ हुआ ठीक हुआ? बिल्कुल अन्याय मत होने दीजिए, क्योंकि पैनल पे सभी लोग आपके जानने वाले हैं, आपके सीनियर एडिटर आपके साथ बैठे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में शाजिया जी आपके साथ थी, क्लास में अवैध दुबे जी साथ थे। 1999 से मैं आपको जानता हूँ। आप अनुराग भदौरिया जी, इसका क्या करूंगा? अरे सुन तो लो, में आप भी हरा कुर्ता पहनते हैं, मैं भी हरा कुर्ता पहनता हूँ, इसका क्या करूंगा मैं? 1999-98 से मैं आपको जानता हूँ। पतला दुबला लड़का, बारिश में भीगता हुआ, नीतीश कुमार के दरवाजे पे खड़े इंटरव्यू के लिए मैंने वो दौर भी आपका देखा है, इसलिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने नहीं, मैं अपनी बात कर लूं, मैंने चूंकि सभी पैनलिस्ट आपके जानने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो संसद में हुआ, जो आ रहा हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, अफसोस की बात है कि ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है। ये सरकार मेरी मर्जी से चल रही है। गाना था ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे लॉकडाउन लगाऊं, मैं चाहे नोटबंदी करूं, मैं चाहे जीएसटी करूं, लगा दूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे बिल पास करूं, मैं चाहे बिल वापस कर लूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे यहाँ पे किसान रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना दूं, या शहीदों का अपमान करने वाले, भिखारी बोलने वाले को हम यहाँ पद्मश्री दे दें, मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं चलेगा भाई। आप ये लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। आप पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं, तब आप विपक्ष को शामिल नहीं करते, तब हम हल्ला मचा रहे थे कि नहीं भैया शामिल कर लीजिए, इस पे चर्चा कर लीजिए, चर्चा हो जाएगी तो बिल अच्छा बनेगा। आपने करोड़ों रुपया बर्बाद कराया पार्लियामेंट चला के, आपने बिल पास कर दिया। जब बिल वापस ले रहे हैं तब भी वही तानाशाही, अरे हमें शामिल कर लीजिए, बिल पे बहस हो जाएगी, यहाँ पे एमएसपी में बात हो जाएगी। क्या 700 किसानों की मौतें हुई, उनकी आर्थिक मदद कैसे होगी, कैसे हम किसानों को स्ट्रीमलाइन में लाएंगे, इस पे चर्चा हो जाती। तो बिल अच्छा आप वापस करते, बिल और अच्छा बन जाता। लेकिन आपको तो किसी की सुननी नहीं है। आपको लगता है कि हमें तो अपनी चलानी है, क्योंकि मेरी मर्जी। आप अपनी मर्जी से पूरे हिंदुस्तान को कैसे चला सकते हैं? क्या एक बार भी किसान के बारे 700 किसानों की मौत हुई है, क्या पूरे दिन सदन चला, एक बार भी उनके लिए क्या एक बार भी शोक व्यक्त किया गया? नहीं किया गया। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कितनी हमारी माँ बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कोई चर्चा नहीं। कमाल है भाई, ये हिंदुस्तानी थे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिनको मवाली आप बता रहे थे वो नहीं थे। ये हमारे आपके रिश्तेदार, हमारे आपके भाई बहन, हिंदुस्तान के नागरिक थे। ये पाकिस्तानी नहीं थे जिनके ठीक है, आप ही की बातों का जवाब लेंगे शाहजिया से। अनुराग भाई, आप ही की बातों का जवाब लेंगे शाहजिया से, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक अमन मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि अब आंदोलन वापस हो जाना चाहिए या एमएसपी तक आंदोलन चलना चाहिए, एमएसपी जब तक नहीं मिल जाती है? देखिए, धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट में हूं कि आज कृषि कानून के संसद सत्र के पहले दिन लोकसभा से वापस लिया गया। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूँ। राहुल देव जी, अब दो मुद्दे हैं। पहली बात, संसद में बहस नहीं हुई, और दूसरी बात, श्रद्धांजलि नहीं दी गई। आपका क्या व्यू है दोनों मसलों पर? बहस ना होना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ही, और ये हमें याद दिलाता है कि जब ये कानून लाए गए थे तो भी कोई बहस नहीं हुई थी, और बिना किसी बहस के, बिना किसी सदन में चर्चा के ये पारित करा लिए गए थे। उस समय भी ये अलोकतांत्रिक था, और आज जो हुआ मैं समझता हूँ उससे कोई सबक न लेकर, इस आंदोलन से सबक न लेकर इस पर कोई चर्चा ना होना, ये भी मेरी समझ में ना आने वाली बात है। इसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। बहस हो जाती तो उससे कुछ हो नहीं। अब इन कानूनों पर और पूरी खेती पर, किसानों की मांगों पर संसद में चर्चा होनी ही है। सत्र आज से शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत अगर बिना बहस के होगी, इतना बड़ा एक कदम उठाया गया वापस लेने का, एक ही दिन में दोनों सदनों में वापस हो गया, उस पर कोई चर्चा ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। संसद में जो होता है दरअसल वो जनता के लिए होता है। जनता भी अपनी संसद को, अपने प्रतिनिधियों को अपने बातों को मुखर करते, स्वर देखना चाहती है, उनको संवाद करते देखना चाहती है। लेकिन पिछला सत्र भी काफी धुल गया इसी आपसी विपक्ष और पक्ष की लड़ाई के बीच में। अब नए सत्र की शुरुआत भी ऐसे हुई है, निलंबित कर दिए गए हैं 12 सांसद, तो ये शुरुआत अच्छी नहीं है। मैं समझता था कि, और उम्मीद शायद देश को भी ये थी कि अब जब कानून वापस लेने का इतना बड़ा फैसला किया है सरकार ने, तो उसके बाद
किसानों, देश और विपक्षी दलों और सरकार के बीच में एक नया संवाद शुरू होगा, एक सार्थक स्वस्थ संवाद शुरू होगा, क्योंकि टकराव से कुछ हासिल नहीं होता, ये देश ने देख लिया। अड़ने से भी कुछ हासिल नहीं होता, ये भी देख लिया। सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो अब वो नौबत क्यों आने दी जाए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल से शाजिया से बातचीत शुरू करूंगा, फिर अभय से भी पूछूंगा 12 सांसदों के निलंबन के बारे में और समाजवादी पार्टी की भी राय लूंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों के वापसी की, जिससे संबंधित बिल आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, लेकिन ध्वनिमत से। क्या सरकार बहस को जानबूझकर रोकना चाहती है, यह आरोप लगा रहा है विपक्ष। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ राहुल देव जी जुड़े हुए, मेरे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जगतार सिंह बाजवा साहब स्पोक्स पर्सन मेंबर किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत मैं मनीषा से करूंगा, मेरी दर्शक दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। मनीषा, बताइए, क्या वापस हो जाने चाहिए आंदोलन? हाँ जी, होना चाहिए। बताइए मनीषा। हाँ जी होना चाहिए। होना चाहिए, आपको ही लगता है? चलिए, मनीषा बोलती हैं कि आंदोलन वापस होना चाहिए। सीधे चलते हैं शाजिया के पास। अभय जी हुए शाजिया के बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, क्योंकि शाजिया के सदन में बहस को न लेकर राहुल जी ने गंभीर सवाल उठाए थे। क्या शाजिया जानबूझकर सरकार ने ये बहस नहीं कराई है? इसलिए क्योंकि अगर सरकार बहस कराती, विपक्ष खींचती और एम्बेरसमेंट करती और कई 4 बातें आपको और सुनाती। कृषि कानून वापस लेकर आपने भले से बड़ा दिल दिखाया हो, लेकिन सरकार का फेस लॉस तो हुआ ना। एक डिसीजन आपने लिया, उसके बाद 1 साल बाद वापस लिया, इतना बड़ा आंदोलन चलता रहा। शायद जी दीपक जी, शायद देखिए, ये वही लोग इल्जाम लगाएंगे जो उस वक्त शायद लोकसभा और राज्यसभा का प्रोसीडिंग्स देख नहीं रहे होंगे। सबने देखा कि सभापति जी ने कहा कि जिस काम के लिए हम लोग मिले हैं और हम लोग को करेंगे और हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन सभापति के बैठने से पहले में दोनों हाउसेस में आप देखेंगे कि वेल के अंदर ये लोग पहले आ गए थे और हंगामा शुरू था। चर्चा ये नहीं करना चाहते थे, चर्चा हम करना चाहते थे। तो उनका यही मकसद था। तो जिसने भी देखा होगा ऑर्डर में लेने और बार-बार कहा कि हम शांति से बोलने दीजिए, बार-बार कहा कि शांति के साथ आप बोलिए। सरकार का है, आपको पार्लियामेंट को ऑर्डर में लेके आती, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लेके आती, उसके बाद चर्चा कराती। और दूसरी बात, क्या दिक्कत है? आप चाहते नहीं चर्चा कराना, मैं बता देती हूँ, मार के बाहर निकलते हो। मैं बता देती हूँ उसके बारे में। मैं कुछ और कह रही हूँ, आप कुछ नहीं कर नहीं, आप सिर्फ एक ही बात कहो कि चर्चा क्यों नहीं करवाए। कुछ और मत बोलिए, कुछ और जनता थोड़ी सुनना चाहती है। आप ही बोलिए चर्चा क्यों नहीं कराए। मैं जवाब देने के लिए मुझे चर्चा की बात, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपका काउंटर कर लेने। कंक्लूड करिए। आपके पास कुछ बोलने को भी नहीं है। अरे आप चर्चा नहीं कराना चाहती तो बोले, आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं है। चर्चा कराते तो पता चलता बोलने को है कि नहीं है। पार्लियामेंट में चर्चा करवा लेते। तो चर्चा करने को नहीं थी ना आपके पास, तभी तो आप लोग वेल में आ गए। चर्चा करने को नहीं थी। असल में ये हो रहा है, संसद में हो रहा है, एक विपक्ष के पास एक मुद्दा था, मोदी जी ने वो भी ले लिया इनके पास से। अब इनको दिखाना है दुनिया को, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में ये कंपटीशन है, कौन हंगामा ज्यादा करेगा। कर तो सकते नहीं है। तो बेसिकली हुआ ये आज, इससे चर्चा से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं बताना चाहती हूँ राहुल जी को, अगर वो देख रहे होते तो उनको पता होता। और सारी बातचीत के लिए बाकायदा ना सिर्फ समिति बनाई गई है, बल्कि इसको लेकर और भी बहस हो सकती है। अभी कोई लेट थोड़ी ना हुआ है। एमएसपी एक्ट पर सारे स्टेट्स मिलकर उनकी नुमाइंदगी करके, सारे एक्सपर्ट्स और सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर सकते हैं। और इसके तहत बातचीत हो रही है और इसकी घोषणा भी हो गई है। ये तो बिल लेने का प्रस्ताव था, उसके दौरान चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। तब भी हमने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को और औरों को बोलते हुए, कहा अभी तो मोशन पास कर रहे हैं, उसके बाद अब आप 2 बात कह रही हैं। अब आप 2 बात कह रही हैं। एक तो ये कह रही कि बिल वापस होते समय चर्चा नहीं होनी थी। और दूसरी बात पता नहीं, राहुल जी को मैं बता दूं क्यों निलंबन हुआ। निलंबन क्यों हुआ 12 एमपीज का, मैं बताना चाहती हूँ। चर्चा होती, इसी तो चर्चा से तो भाग रहे हैं ना ये लोग, क्योंकि एक मुद्दा छिन गया इनके हाथ से।
इसलिए हंगामा करना है। ठीक है, मैं सीधे अभय दुबे जी के पास आता हूं। अभय दुबे जी, जानबूझकर आपने हंगामा किया, आप चर्चा नहीं चाहते थे क्योंकि आपके हाथ से एक मुद्दा छूट गया, और 12 सांसदों के निलंबन पर आप क्या कहेंगे, जिसमें आपकी पार्टी के भी है, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के। दीपक जी, मैं चुनौती देता हूं, कृषि मंत्री जी का राज्यसभा का मेरे पास वीडियो पड़ा है, मैंने ट्वीट भी किया है उसको। उसमें मोदी जी एक तरफ सदन के बाहर कह रहे हैं कि मैं तो सब विषयों पर खुली चर्चा के लिए तैयार हूं, और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए चर्चा का समय मत दीजिए। इनके मंत्रियों में, इनके राज्यों में कंपटीशन थी, कौन किसानों को ज्यादा मारता। मोदी जी ने कहा किलो। अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए दीपक जी, मैं नहीं बोलता हूं, गलत बात। दीपक जी आवाज बंद करिए। उन्होंने कहा कानून वापसी को लेकर अभय दुबे जी को कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। शाजिया इल्मी जी, आप एग्रीकल्चर की पत्रकार रही है, मैं अभी झूठ आपका जो आप चाह रहे थे वो हो रहा था, आपका झूठ बेनकाब करता हूं। आपने कभी एग्रीकल्चर पढ़ा? आपका झूठ बेनकाब हो चुका है, कौन सी होती है? आपका तो बेनकाब हो चुका, दुनिया ने देखा क्या किया आपने। आप वो चाह रहे थे कि बीजेपी इस कानून को छोड़िए ना अभय दुबे जी, हम कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी खेल रहे हैं। आप चर्चा से भाग रहे थे, छोड़िए आप पहले पहुंच गए थे जेल के अंदर। ये पत्रकार इसलिए नहीं रही कि अध्ययन नहीं करती थी, अध्ययन नहीं करती थी ये, इसलिए पत्रकार नहीं है। मैं जानता हूं इनको। नहीं बताइए, आपके अध्ययन की तो मैंने धज्जियां उड़ा दी, आपके अध्ययन की मैंने धज्जियां उड़ा दी, कई मुद्दों और आप जो अभी झूठ बोल रहे हैं वो तो पूरे सब लोग देखा क्या गारंटी लेता हूं। आप अपनी बात कंक्लूड करिए। और देखिए, 201 सिफारिशें थी स्वामीनाथन कमीशन की, जिसमें से 175 मोदी जी ने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि 175 10 जनवरी 2014 तक पूरी तरह लागू कर दी गई थी। बात रही, इन्होंने कहा शरद पवार जी ने चिट्ठी तो पढ़ो तो सही, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट था रिफॉर्म, जो अटल बिहारी जी वाजपेयी लाए थे 2003 में, तो शरद पवार जी ने 2007 में, 2010 में, 2012 में, मैंने बीच में नहीं बोला दीपक जी, प्लीज चुप कराइए। 3 चिट्ठियां लिखी उन्होंने कि सारे राज्य उसको इम्प्लीमेंट करें। ये मोदी सरकार का, मोदी सरकार का लोकसभा का जवाब। सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए मोहतरमा, सुनिए, ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठे आदमी है क्या लोकसभा में? ये देखिए आज के बिहेवियर से क्या कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट। ये 13/11/2019 को लोकसभा में मोदी जी बोल रहे हैं, वो 20 राज्यों में ऑलरेडी लागू है। डायरेक्ट होलसेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 22 राज्यों में ऑलरेडी लागू है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 20 राज्यों में पहले से लागू है, मोदी जी के कानून लाने के पहले। प्रोविजन ऑफ ई ट्रेडिंग 12 राज्यों में पहले से लागू है। यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग, किसको मूर्ख बना रहे हो? ये सिर्फ आप एक कानून लाए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, क्योंकि जो पूंजीपति लोग है ना आपके दोस्त, वो संग्रहित नहीं कर पा रहे थे। 2,30,000 करोड़ रुपए का दाल का स्कैम किया 2016 में, और उसके बाद से दाल के इंपोर्ट पर रोक लग गई थी। तो मोदी जी चाह रहे थे इन पूंजीपतियों को जमाखोरी की अनुमति देते, और जो 25 लाख करोड़ रुपए का खेती का कारोबार है वो लुटा दे अपने दोस्तों पर। सिर्फ ये षड्यंत्र था, और किसानों ने जमीन पर सिद्ध कर दिया कि अगर राज्यसभा में वोट डिवीजन नहीं मांग के मनमानी करोगे और सांसदों को बाहर फेंक दोगे तो किसान सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा, और मोदी राहुल जी जैसे नहीं है, मोदी जी सब जानते कर देगा। और वो मोदी जी को किया 2015-16 में भी राहुल गांधी जी ने, जब एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए किसानों की जमीन हड़पने के, तब राहुल जी ने बात किया और घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं सीधे जगतार सिंह बाजवा जी के पास चलता हूं। जगतार सिंह बाजवा जी को जोड़ना चाहते हैं। जगतार सिंह बाजवा जी, क्या अभय दुबे जी की बात से आप सहमत हैं? शाजिया फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, शाजिया जी ने भी कहा कि वो धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने बहस की भी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि अगर इतना ही बड़ा दिल प्रधानमंत्री जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो कल को एमएसपी का भी इसी संसद में ला करके काम निपटा दें, और टैनी जो है उसको भी बर्खास्त करें, जिससे कि हम 1 तारीख को जो निर्णय लें वो सकारात्मक निर्णय आए और हम पर ही आरोप ना लगे। ये भी दिखाना चाहिए कि वास्तव में आप किसान हितैषी हैं, जिससे कि किसानों के हत्यारे को मंत्रिमंडल से हटा रहे हैं। और एमएसपी महत्वपूर्ण है, जितनी जल्दबाजी आपने आज कर दी अच्छी बात है, इतनी जल्दी में कल एमएसपी का भी निपटा दीजिए शाजिया जी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, इसको सरकार के तरीके से चलना चाहिए, सर्कस के तरीके से नहीं चलना चाहिए। मैंने उनके अध्ययन की बात की थी,
जी ठीक है, आपने अध्यक्ष की बात की थी, मैं आपसे कंटिन्यू मान लूंगा। अनुराग भदौरिया जी, बहस नहीं हुई और जो सांसदों का निलंबन हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की हत्या है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है कि सरकार चाहती नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर में सदस्य आए और अपनी बात कहें। जो सदस्य बात कहेगा उसको बाहर निलंबित कर दिया जाएगा। क्यों भाई भैया, लोकतंत्र का क्यों गला घोटना चाहते हो? आप क्या चाहते हो, तानाशाही कि माने कोई बोले नहीं, पार्लियामेंट के अंदर सब मूक दर्शक बने बैठते रहे? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी जो देश के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो बोले, सब मूक दर्शक बन के सुने, उसके बाद हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पास पास। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो लोकतंत्र चले नहीं? अरे लोकतंत्र में आप बात करोगे, आपके सवाल उठेंगे, सवाल पे बहस होगी, बहस पे थोड़ा बहुत बातचीत भी होगी, तो आप कम से कम बोलने का मौका तो दोगे। तो सांसद को अपनी बात करने के लिए लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। कभी ऐसा पार्लियामेंट में आपने देखा कि सांसद अपनी बात करने के लिए जूझना पड़ रहा है? ऐसी तानाशाही भाई, कमाल है भाई। लोकतंत्र के अंदर में तानाशाही, लोग यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर तानाशाही, पार्लियामेंट के बाहर तानाशाही। आप रौन दे रहे हो किसानों के, तानाशाही नहीं तो क्या है? जब आप बाहर किसानों को रुदवा दे रहे हो, जब रौन दे रहे हैं देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे, तो सोचो अंदर तानाशाही तो चलेगी चलेगी। ये देश पूरी की पूरी तरह, ये भारतीय जनता पार्टी इसको चाहती है कि हम अपने उंगली पे नचाएं। भाई लोकतंत्र है, ये उंगली पे नहीं नाचेगा। क्या आपको जनता की उंगली पे नाचना पड़ेगा? यहाँ लोकतंत्र की उंगली पे नाचना पड़ेगा। अगर आप जनता को नचाने की उंगली पे कोशिश करोगे तो जनता आपको ऐसी उंगली में नचाएगी, इतनी तेज नचाएगी कि हिंद महासागर में फेंक देगी भारतीय जनता पार्टी को। पता नहीं चलेगा। राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल जी, मुझे बताइए, निलंबन जिन सांसदों का हुआ है, उन्होंने जो किया है वो भी क्या अति नहीं था? वो बहुत आपत्तिजनक था और मैं समझता हूं भारतीय संसद के लिए एक शर्मनाक अध्याय था। वो पहले भी कुछ बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि वो पिछले सत्र के, मानसून सत्र के आखिरी दिन हुआ था। तो ये तो सही है कि वो जो हुआ था बहुत गलत हुआ था। उस पर क्या एक कमेटी बनी, समिति ने क्या रिपोर्ट दी, उस पर कौन किससे सहमत है, वो एक अलग मसला है, अभी हम उस बहस में ना जाएं। लेकिन उस पर कोई ना कोई एक, जिसे हम कहते हैं, सेंसर तो किया जाना चाहिए था। मेरा कहना सिर्फ ये है कि संसद के पहले दिन ही आपने एक ऐसा कदम उठा लिया सरकार ने कि अब कई दिन, अब ये तय हो गया है कि अब कई दिन संसद ठीक से नहीं चलने वाली है। अब इस पे हंगामा होता रहेगा। विपक्ष ने कह दिया है कि हम संसद नहीं चलने देंगे। जिस पर बहस की उम्मीद थी सारे देश को, उस पर बहस नहीं हुई। तो सरकार इतनी तो नादान और भोली नहीं है कि वो ये ना जानती हो कि हम निलंबित करेंगे 12 सांसदों को और उस पर कुछ होगा नहीं, सब उसको स्वीकार कर लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस सत्र में संवाद की स्थितियां तैयार की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, या संवाद न होने की स्थितियां बनाई जा रही हैं। क्या वाकई जानबूझकर 12 सांसदों का निलंबन करके, शाहजहां इल्मी जी कंक्लूड करिएगा, क्या वाकई में संवाद न होने की स्थिति बनाई जा रही है? क्योंकि 12 सांसदों के निलंबन के बाद कोई बातचीत हो इसकी गुंजाइश बचती नहीं है। पहले ही दिन आपने सीधे टकराव कर लिया विपक्ष के साथ। आपने सब लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके, नहीं आपने सब लोगों को यहाँ पे, आप सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे मौका तो दीजिए। क्योंकि अगर अब 6 लोग पूछ रहे हैं एक इंसान से सवाल, तो आप बराबर का वक्त दीजिए। आप 7 लोगों को बराबर का वक्त देंगे तो जाहिर है एक पक्ष की बात ही होगी ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, कंक्लूड करिए ना, 2 मिनट लीजिए आप पूरे। बात कर रहे थे उनको मैं बता दूं, जो 12 MP जिनका निलंबन हुआ है, सुनिए, वो इसलिए, अरे बोलने तो दीजिए मुझे। वो लास्ट फंक्शनिंग डे था, तो पहली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आज का दिन था, जिस आपको याद होगा क्या हुआ था 10 अगस्त को, आपको याद होगा। तो डोला सेन ने जब हंगामा किया था और उन्होंने रुमाल बनाकर श्रीमती शांता छेत्री के गले में डाला था, और फिर डोला सेन ने वो के खिलाफ किया है और कागज फाड़े थे फूलो देवी ने। ये आखिरी दिन था पिछले सत्र में, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका। वो रूल के मुताबिक पहला दिन था, तो ये निलंबन उसका लेना देना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं इससे। सदन में संविधान की धज्जे उड़ा दिए, मैं बता दूं आपने। और सुनिए, करीम ने क्या किया, मार्शल बुलाकर बाहर फिकवाया, अध्ययन के धज्जियां उड़ाई हैं। नहीं, आप जानबूझ के अल्फाज को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये चालाकी है, ये चालाकी है, बिल्कुल चालाकी। नहीं करने दूंगी। संविधान की मेरे शब्दों को मैं नहीं तोड़ मोड़ सकते, मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, अल्पाकरण ने कागज छीने, ये उस संदर्भ में वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, अखिलेश प्रसाद सिंह ने
किस तरह से सिक्योरिटी स्टाफ का आपने मारपीट की सिक्योरिटी स्टाफ के साथ इन लोगों ने, इसके तहत हुआ है। इसका ताल्लुक आज की चर्चा से नहीं है। ठीक है, इसका ताल्लुक आज की चर्चा से नहीं है, आपने साफ किया। और वाकई संसद के आखिरी दिन जो राज्यसभा में हुआ था वो बहुत गलत था, और अपने लगभग 3 दशक के संसदीय जीवन के रिपोर्टिंग के इतिहास में मैंने ऐसे दृश्य आज तक नहीं देखे। 92% लोग बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए बोलते हैं 92% लोग कि हाँ, निलंबन की कार्रवाई सही है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।